नमस्कार। सुबह 9 बजे में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मक्का के अल हरम मस्जिद में क्रेन गिरने से हादसा, 2 भारतीयों समेत 107 की मौत, 250 जख्मी। पति ने जताया शोक। कर्नाटक के कुलबर्गी में सिकंदराबाद कुर्ला दुरंतो एक्सप्रेस की पटरी से उतरी, 2 की मौत, 7 घायल। राहत और बचाव का काम जारी। बिहार चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने गृह सचिव को हटाया। सुधीर कुमार राकेश होंगे नए गृह सचिव। 9 आईएएस और 7 आईपीएस भी बदले गए। विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे अमिताभ बच्चन। साहित्यकार कर रहे थे विरोध, दांतों के ऑपरेशन को बताया कारण। और पेस और हिंगिस ने अमेरिकी ओपन का मिश्रित युगल का खिताब जीता। सेरेना विलियम्स चैलेंजर स्लैम का सपना टूटा। सानिया हिंगिस का मुकाबला कल। खबरों को विस्तार से जानते हैं। सऊदी अरब में कल शाम बड़ा हादसा हो गया। स्थानीय समय के मुताबिक करीब 5:30 बजे मक्का की मुख्य मस्जिद अल हरम की छत पर क्रेन गिर गई। हादसे में 2 भारतीय समेत 107 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 भारतीय समेत करीब 250 लोग जख्मी हो गए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। हादसे के बाद की ये तस्वीरें मक्का के मशहूर अल हरम मस्जिद की हैं, जहां कल निर्माण के काम में लगी लाल रंग की क्रेन का बड़ा हिस्सा मस्जिद की छत तोड़ते हुए भीतर घुस गया। बताया जा रहा है कि तेज आंधी और बारिश के चलते क्रेन गिरी। हालांकि सऊदी अधिकारियों ने हादसे की स्पष्ट वजह नहीं बताई है। मक्का के गवर्नर प्रिंस खालिद अल फैसल ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया कि जिद्दा में हमारा वाणिज्य दूतावास इस हादसे के बाद हालात पर नजर रख रहा है। महावाणिज्य दूत समेत वरिष्ठ भारतीय अधिकारी मक्का में हैं और सभी सरकारी अस्पतालों में तैनात भारतीय डॉक्टर ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भारत समेत दुनिया भर से हज के लिए लाखों लोग जुटे हैं। अब तक भारत से 52,000 लोग समेत दुनिया भर से 8 लाख हज यात्री वहां पहुंच चुके हैं। हज 21 से 26 सितंबर के बीच होना है। पिछले साल सऊदी सल्तनत ने मुख्य मस्जिद परिसर को बढ़ाने के लिए जारी निर्माण कार्य का हवाला देते हुए सुरक्षा कारणों से हाजियों की संख्या घटा दी थी। इससे पहले 2006 में हज के दौरान मीना में हुई भगदड़ में 360 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2004 में भी हज के दौरान मची भगदड़ में 244 लोग मारे गए थे। हज के दौरान सबसे बड़ा हादसा 1990 में हुआ था। इस दौरान एक लंबी सुरंग में कुचलने और दम घुटने से 1426 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक में देर रात सिकंदराबाद कुर्ला दुरंतो एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे की ये तस्वीरें देर रात की हैं। खबर के मुताबिक रात के तकरीबन 2:15 बजे हैदराबाद से मुंबई जा रही दुरंतो एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। कर्नाटक के कुलबर्गी में ट्रेन के करीब 9 डिब्बे पटरी से उतर गए। 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 7 घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे की वजह से अभी जो सूचना मिली है प्राथमिक, उसमें 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनको कि हमने गुलबर्गा अस्पताल में एडमिट किया है। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे युद्ध स्तर पर हमारा वहां चल रहा है। हादसे की खबर लगते ही एनडीआरएफ की 2 टीमें घटनास्थल पर भेजी गई, जिसके बाद घायलों को पास के अस्पताल में पहुंचाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ सरगर्मियां बिहार विधानसभा चुनाव से। जी हाँ, बिहार चुनाव के मद्देनजर एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर अभी सहमति नहीं बनी है। उन्होंने बीजेपी से बड़ा दिल दिखाने को कहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सहमति बना ली जाएगी।
चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक आमिर सुबहानी की जगह सुधीर कुमार राकेश बिहार के नए गृह सचिव बनाए गए हैं। विकास वैभव को फिर से पटना का एसएसपी बनाया गया है। राज्य सरकार ने कुछ ही दिन पहले वैभव को पूर्णिया का एसएसपी बनाया था। वहीं मनु महाराज को फिर से गया का एसएसपी बनाया गया है। हाल ही में मनु महाराज को गया से हटाकर पटना का एसएसपी बनाया गया था। चुनाव आयोग ने 9 जिला अधिकारियों के भी तबादले किए हैं। आयोग ने प्रशासनिक फेरबदल के अलावा उड़न दस्तों के बारे में भी जानकारी दी, जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। विभिन्न जगह पे एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए जो फ्लाइंग स्क्वाड्स का गठन किया गया था, वो फ्लाइंग स्क्वाड्स कल से कार्यरत हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशन सीईओ बिहार के वेबसाइट में उपलब्ध है। स्टेट लेवल से जो भी अपना इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़ हैं, तो टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे इस पे हम लोग अपडेट करेंगे। आयोग ने न्यूज़ एप्लीकेशन भी बनाया है, जिसे मोबाइल पर डाउनलोड कर चुनाव से जुड़ी हर खबर आप जान सकते हैं। चुनाव आयोग ने बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच 5 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है। आयोग ने सभी संवेदनशील क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई और इसी बीच वाम दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। 6 वाम दलों के बीच अब तक 221 सीटों पर सहमति बनी। सीपीआई 91, सीपीआई एमएल को 78, सीपीएम को 38, एसयूसीआई 6, फॉरवर्ड ब्लॉक 5 और आरएसपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की ओर से 1-2 दिनों में सीट बंटवारे का समाधान निकालने की बात का असर होता नहीं दिख रहा है। शायद यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा भी अब बीजेपी को बड़ा दिल रखने की सलाह दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ी उदारता दिखाने की जरूरत है और बाकी के जो घटक दल हैं उनको भी बहुत जिच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जनता के बीच में जाना है। अब वक्त नहीं है कि बहुत हम लोग बैठकर दिल्ली में फैसला करने में इतना विलम्ब करें। सीट बंटवारे के मसले पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान से बातचीत के लिए शुक्रवार की सुबह बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव उनके घर पहुंचे। हालांकि गुरुवार को ही बीजेपी की ओर से कहा गया था कि सभी घटक दलों के साथ सम्मानपूर्ण तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। कोई नाराजगी की जानकारी नहीं है और रामविलास जी बड़े सीनियर वरिष्ठ नेता हैं और इस गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, तो मिलजुल कर हम सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन एनडीए में अभी तक सीट बंटवारे का पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी इसके लिए कुशवाहा रामविलास पासवान के साथ जीतन राम मांझी से बातचीत कर रही है। इन दलों ने आखिरी फैसले के लिए प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष को अधिकृत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई हैं और इसी बीच वाम दलों के बीच भी सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। 6 वाम दलों के बीच अब तक 221 सीटों पर सहमति बनी। सीपीआई 91, सीपीआई एमएल को 78, सीपीएम को 38, एसयूसीआई 6, फॉरवर्ड ब्लॉक 5 और आरएसपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और संसद में गतिरोध के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि विकास रोकने वाले को जनता कभी माफ नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री की इस रैली पर ही सवाल उठाए हैं। चंडीगढ़ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस रही। उन्होंने सदन नहीं चलने देने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने कहा, जनसभा निचले सदन लोकसभा से बड़ी होती है, इसलिए उन्होंने अपनी भावनाएं जनता के साथ साझा करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े जनादेश के बावजूद उनकी आवाज दबाई जा रही है। लोकतंत्र के नियमों का स्वीकार नहीं करना और 400 पार्लियामेंट के मेंबरों की परवाह न करना, लेकिन 40 लोग देश के भविष्य के सामने रोड़े अटकाने के लिए षड्यंत्र करते रहे। ये भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है। मेरे भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब लोग अपने सांसदों से कामकाज का हिसाब मांगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। संसद को चलने में मदद कीजिए, आप संसद में चर्चा कीजिए, हमारे इलाके के सवालों के लिए चर्चा कीजिए, आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर दीजिए, आप मोदी का हिसाब मांगिए, लेकिन संसद में जाकर के काम कीजिए। ये बात जनता जनार्दन ने सांसदों पर दबाव डालने का वक्त आ गया है।
वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की इस रैली पर ही सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री जी की जो रैली थी वो एक राजनीतिक रैली थी, भारतीय जनता पार्टी की रैली थी, परंतु उसका सारा खर्चा आम साधारण फ्लैट धारकों के द्वारा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा दिया गया। सत्ता के दुरुपयोग का प्रधानमंत्री के द्वारा इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 939 करोड़ रुपए की लागत से बने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को देशवासियों को समर्पित किया। इस नए हवाई अड्डे पर बेहतर आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वन रैंक वन पेंशन मामले में प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिक आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सैनिक एकता रैली करेंगे। उन्होंने सरकार की वन रैंक वन पेंशन योजना को, हालांकि पूर्व सैनिकों की कई संगठनों ने इस रैली से खुद को अलग कर लिया है। आंदोलन के अध्यक्ष सतबीर सिंह के मुताबिक उन्होंने सरकार के सामने 7 मुद्दे रखे हैं और अगर सरकार इन्हें मान लेती है और लिखित में आश्वासन देती है तो वो अपना प्रदर्शन त्याग देंगे। ओआरओपी को लागू करने की मांग को लेकर पिछले करीब 3 महीने से जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। सरकार ने हाल में ही वन रैंक वन पेंशन योजना का ऐलान किया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कांग्रेस पर विकास विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया। केरल दौरे पर गए वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जीएसटी से जुड़े विधेयक को संसद से पारित होने में रोड़ा अटका रही है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि केंद्र सरकार महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार से जुड़े विधेयकों पर पीछे नहीं हटेगी। वित्त मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार कांग्रेस की मंशा को पूरा नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को देश के विकास के खिलाफ पोजीशन किया है और इस वक्त जो संघर्ष है, राजनीतिक संघर्ष, वो जो लोग विकास चाहते हैं और जो विकास रोकना चाहते हैं, और इसलिए कांग्रेस पार्टी विकास को रोकने की दिशा में देश के उसने अपने आप को, अपनी स्थिति को लाके खड़ा किया है। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू छात्र संघ चुनाव की मतगणना जारी। बनारस घराना और मिश्रा बंधु अपने संगीत के जो वैल्यूज हैं वो समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम खाना खाते हैं तो वैसे गाना भी गाना है। जिस दिन गाना नहीं गाया उस दिन खाना खाने के हकदार नहीं। मिलिए शख्सियत में रितेश और रजनीश मिश्रा से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। करीब 1 महीने तक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित रहने के बाद संसद के दोनों सत्रों का अवसान कर दिया गया और इसके साथ ही फिर से मॉनसून सत्र बुलाने की संभावनाओं पर विराम लग गया। राज्यसभा की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति ने 10 सितंबर 2015 को राज्यसभा का सत्रावसान कर दिया, जिसकी कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं लोकसभा सचिवालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि राष्ट्रपति ने 10 सितंबर 2015 को लोकसभा का सत्रावसान कर दिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध का पक्षधर है। उन्होंने बीएसएफ के साथ बातचीत के लिए दिल्ली आए पाकिस्तान रेंजर्स को भरोसा दिया है कि सीमा पर पहली गोली कभी भी भारत की ओर से नहीं दागी जाएगी। इस डीजी स्तर वार्ता में दोनों देश संघर्ष विराम जारी रखने और संयुक्त गश्त पर भी सहमत हुए हैं। पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी उमर फारूक ने बीएसएफ के साथ दूसरे दिन की बातचीत की शुरुआत के पहले शुक्रवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बीएसएफ के डीजी की मौजूदगी में हुई इस मुलाकात में सीमा पर शांति का मुद्दा उठा तो गृहमंत्री ने साफ कर दिया कि भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ मित्रवत संबंध चाहता है, इसलिए भारत अपनी तरफ से पाकिस्तान की सीमा पर पहली गोली नहीं चलाएगा। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है। हालांकि भारत का यह संदेश पाकिस्तानी नेतृत्व तक पहुंचाने की बात जरूर कही गई है। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने संघर्ष विराम जारी रखने और संवाद बढ़ाने का निर्णय किया है। ये भी तय हुआ कि पहले राजस्थान, गुजरात और पंजाब में
दोनों मुल्कों के सुरक्षा बल संयुक्त गश्त करेंगे। बीएसएफ ने आतंकी घुसपैठ और मादक द्रव्यों की तस्करी का मामला भी उठाया। It was a meeting which was held in a very cordial and very constructive atmosphere, and we have resolved almost all our issues. Meeting was originally scheduled to take place only yesterday, but to work out the nitty-gritty of the mechanism, we are meeting today also. भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों की ये बैठक 1.5 साल बाद हुई है। इसके बाद दोनों देशों के नियंत्रण रेखा की रक्षा करने वाली थल सेना के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत प्रस्तावित है। देखना यह है कि बातचीत के नतीजों को धरातल पर उतरने में कितना समय लगता है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में मकोका कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। सजा का ऐलान सोमवार को होगा। इन धमाकों में 179 लोगों की मौत हुई थी। 2006 के मुंबई धमाकों के सिलसिले में मकोका कोर्ट ने 12 लोगों को दोषी करार दिया है। लगभग 9 साल के लंबे इंतजार के बाद उपनगरीय ट्रेनों में हुए बम धमाकों के मामले में कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया। मामले के एक अभियुक्त को कोर्ट ने बरी कर दिया। They are found guilty of the offence under 120B, that is of conspiracy, read with 302 and 311 of the MCOC Act. So section 311 of the MCOC Act and 302 are the two sections which attract death penalty. ट्रायल के दौरान सरकारी वकीलों ने कुल 152 गवाह पेश किए थे, जबकि बचाव पक्ष ने 51 गवाह पेश किए थे। मामले की जांच करने वाले मुंबई एटीएस के पूर्व प्रमुख केपीएस रघुवंशी ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है। करीब 900 लोग इंजर्ड हुए थे, बहुत सारे परिवार बर्बाद हुए थे, उनको न्याय मिल गया है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इन धमाकों में घायल हुए लोगों के दिलों में आज भी दर्द बरकरार है। इनको सजा देके मेरे हिसाब से तो कोई फायदा नहीं है। असली गुनाहगार है जो लोग हैं वो तो पाकिस्तान भाग गए, यहाँ तो है नहीं, इनके हाथ में पकड़ में भी नहीं आए। मुंबई में 11 जुलाई 2006 को कई लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 189 लोग मारे गए थे और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये धमाके उपनगरीय ट्रेनों के पहले दर्जे के डिब्बे में रखे गए प्रेशर कुकर बम से किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से कुछ और मोहलत मिल गई। कोर्ट ने जांच एजेंसी को लंबित 72 केस को 3 हफ्तों के भीतर अपने हाथ में लेने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने एसआईटी और एसटीएफ को भी जांच में सहयोग के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई को 3 हफ्ते के भीतर ही विशेष सरकारी वकीलों को भी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। जांच एजेंसी को कुल 48 वकील नियुक्त करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को किसी भी मामले की दोबारा जांच करने और आगे की जांच के लिए निचली अदालतों में जाने की छूट दे दी है। कोर्ट ने सीबीआई से 9 अक्टूबर तक मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के भी आदेश दिए हैं। सीबीआई अब तक 110 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सारे के सारे 72 केसेस जिसके अंदर अभी तक कोई कन्विक्शन या एक्विटल नहीं हुआ है और जो डिसाइड नहीं हुए हैं वो सीबीआई को ही इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे। मिस्टर मुकुल रोहतगी को ये डायरेक्शन हुई है कि वो 1 हफ्ते के अंदर एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें, जिसके अंदर वो ये बताएंगे कि अभी तक उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए हैं विद रिगार्ड टू जितना भी स्टाफ वगैरह सीबीआई को देना ज़रूरी है। यमुना नदी को प्रदूषित करने के आरोप में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आगरा की 10 आवासीय कॉलोनियों को नोटिस जारी किया। ट्रिब्यूनल ने कॉलोनियों से जवाब मांगा है कि आखिर उन पर 1,41,00,000 का जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए। आगरा की इंद्रधनुष कॉलोनी, राहुल विहार, संत नगर, जयराम बाग, राहुल ग्रीन, ट्यूलिप पैराडाइज, अमर विहार, मैत्री बाग, फ्रेंड्स विहार और राधा वल्लभ इंटर कॉलेज को नोटिस जारी किया गया। एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कथित कॉलोनियों के सभी बिल्डरों और आवासीय कल्याण संघों को नोटिस जारी किया जाए। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश जल निगम और आगरा विकास प्राधिकरण का कहना था कि अमर विहार कॉलोनी के नजदीक यमुना नदी में सीधे सीवेज प्रभावित करने के लिए एक अनधिकृत निकास मार्ग था और उन्होंने पाइप लाइन के निकास को रोक दिया।
आज दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू छात्र संघ चुनाव के परिणाम आएंगे। मतगणना शुरू हो चुकी है और 200 चुनावों के लिए ABVP, NSUI, CYSS, SOI के अलावा 35 उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं जेएनयू में केंद्रीय पैनल के लिए 32 उम्मीदवार हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में 1,35,000 से ज्यादा मतदाताओं ने 35 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच 2 दौर में मतदान कराए गए। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के 42 कॉलेजों में 127 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मैदान में ABVP, NSUI के अलावा आम आदमी पार्टी की छात्र शाखा CYSS और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया भी मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए 9, उपाध्यक्ष के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं सचिव पद के लिए 10 और संयुक्त सचिव के लिए 8 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार भी स्टूडेंट ने हमें समर्थन दिया था। जिस तरीके से हम स्टूडेंट्स के इश्यूज को लेकर लड़े थे पूरे साल। हमारा जो मुख्य मुकाबला है वो पारंपरिक पहले की तरह ही है, NSUI वर्सेस ABVP। इस बार छात्रों ने मांग करी हम चुनाव में उतरें और बहुत ही स्पेक्टेकुलर डेब्यू CYSS ने करा, जिससे कि दोनों ही संगठन जो हैं बहुत घबराए हुए हैं। उधर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव कराए गए। इसमें केंद्रीय पैनल के लिए कुल 22 उम्मीदवार हैं। अनु दीवान के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। CNG फिटनेस घोटाले में दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ मुकेश कुमार मीणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। मामले की जांच कर रहे SN अग्रवाल आयोग ने ये कार्रवाई मीणा के उनके सामने पेश न होने के चलते की है। साथ ही आयोग ने मीणा की 30% सैलरी काटने का आदेश दिया। हालांकि गृह मंत्रालय जांच कर रही इस कमीशन को गैरकानूनी घोषित कर चुका है। अब ऐसे में एक बार फिर से केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई। भोपाल में चल रहे 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में बॉलीवुड के स्टार अमिताभ बच्चन शिरकत नहीं करेंगे। खबर ये है कि दांतों में सर्जरी की वजह से वे भोपाल नहीं आ पाएंगे। आज सम्मेलन के आखिरी दिन बिग बी का आना प्रस्तावित था। हालांकि अमिताभ बच्चन को बुलाए जाने से कई साहित्यकार और हिंदी के विद्वान नाराज थे। उनका तर्क था कि अमिताभ बच्चन ना तो साहित्यकार हैं और ना ही हिंदी के विकास में उनका कोई योगदान है। 3 दिन के सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह हिंदी सम्मेलन के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। बीते गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था। विदेश मंत्रालय जल्द ही हिंदी में पासपोर्ट मैनुअल मुहैया कराएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन के मौके पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भोपाल में ये जानकारी दी। पासपोर्ट समेत विदेश मंत्रालय के तमाम कागजात सिर्फ अंग्रेजी में ही होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विदेश मंत्रालय जल्द ही पासपोर्ट फॉर्म से लेकर पासपोर्ट पर छपी तमाम जानकारियां हिंदी में उपलब्ध कराएगा। पासपोर्ट मैनुअल अगर सिर्फ अंग्रेजी में है तो उसका हिंदी में भी अनुवाद होगा, क्यों नहीं होगा। इस विश्व हिंदी सम्मेलन से कुछ रिकमेंडेशंस आएंगे, अनुशंसाएं आएंगी। उन अनुशंसाओं पर काम किया जाएगा। अगर ऐसी अनुशंसा आई कि जितने भी मैनुअल हैं जो अभी केवल एक ही भाषा में उपलब्ध हैं वो सब दूसरी भाषा में भी, हिंदी में भी उपलब्ध होना चाहिए, तो उस अनुशंसा पे काम होगा। इसके अलावा सरकार विदेश मंत्रालय समेत तमाम मंत्रालयों में हिंदी अनुवादकों की नियुक्ति कर सकती है। विदेश मंत्रालय अपने तमाम मिशन और कार्यालयों में इसकी जल्दी पहल कर सकता है। जैसे कहा अनुवादकों की कमी है, हमें जो कई पुस्तकें हैं वो सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, उसका हिंदी में अनुवाद नहीं है। कई शब्दावली में भी कमी है। तो इन सब जब कमियों को हम पूरा कर सकेंगे तभी हम हर चीज़ को हिंदी में, हर कार्य को हिंदी में करने में सक्षम हो सकेंगे। मंत्रालय के मुताबिक सम्मेलन खत्म होने पर हिंदी भाषा से जुड़े कई प्रस्ताव पारित होंगे। मंत्रालय की कोशिश होगी कि इन पर अमल किया जाए। प्रशांत पांडे के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी, भोपाल। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर फरहा हिबा परवेज की लेखिका में किताब का विमोचन किया। इस किताब में 18वीं शताब्दी की ब्रिटिश नारीवादी लेखिका लेडी मैरी की साहित्यिक कृतियों और लेखों का अध्ययन किया गया। लेडी मैरी 18वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्की में इंग्लैंड के राजदूत की पत्नी थीं, जिन्होंने तुर्क साम्राज्य के सामाजिक हालात और महिलाओं की स्थिति पर लिखा। उनकी साहित्यिक कृतियों में लेटर्स फ्रॉम टर्की काफी प्रसिद्ध है। She was what you may call an early feminist, and she wrote about and dispelled some misperceptions about the status of women in a non-European society.
to that extent, it was a positive contribution. So take the book as it is. I suppose perceptions have changed over centuries, but some of the stereotypes still remain. There is much more work to be done. भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC को दो देशों या किसी अन्य देश के मसलों में हस्तक्षेप करने की नीति से बाज आने को कहा गया है। भारत ने कहा है कि OIC को सिर्फ अपने सदस्य देशों के बारे में कोई भूमिका निभाने या फिर बयान देने का अधिकार है। भारत का विरोध संयुक्त राष्ट्र में OIC के उस प्रस्ताव के विरोध में आया है जिसमें OIC ने कहा था कि वो मध्य पूर्व सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में हो रहे विवादों को हल करने में मदद कर सकता है। भारत का विरोध इस बात पर भी है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में उसके प्रस्ताव को बिना पूरी चर्चा के पारित कर लिया गया। भारत के लिएंडर पेस ने स्विस जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर अमेरिकी ओपन मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इटली की फ्लेविया पेनेटा और रॉबर्टा विंसी महिला एकल के फाइनल में पहुंच गई हैं, जबकि पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर ने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर पुरुष एकल में फाइनल जगह बना ली। भारत के लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने US ओपन के मिश्रित युगल का फाइनल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 6-4, 3-6, 10-7 से ये मैच अपने नाम कर लिया। 1969 के बाद ये पहला मौका है जब मिश्रित युगल वर्ग में किसी जोड़ी ने एक ही साल में 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हों। पेस का ये 17वां खिताब है। I couldn't have done this without Martina, and to do it with one of your best friends just makes it really, really special. So, Marty, thank you very much for a phenomenal year. You're just fantastic, both on and off the court. No, I'm very fortunate to have him as a partner, and you guys today, you were awesome. I mean, the support we got. खास बात यह है कि महिला युगल मुकाबले में सानिया मिर्जा की जोड़ीदार भी मार्टिना हिंगिस ही हैं। सानिया हिंगिस की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया की केसी डेलाक्वा और कजाकिस्तान की यारोस्लावा श्वेदोवा की जोड़ी के खिलाफ फाइनल खेलेंगी। वहीं महिला एकल के फाइनल में इटली की फ्लेविया पेनेटा का मुकाबला हमवतन रॉबर्टा विंसी से होगा। दोनों ही पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची हैं। पेनेटा ने सेमीफाइनल में रोमानिया की सिमोना हालेप को 6-1, 6-3 से मात दी। तो दूसरे सेमीफाइनल में विंसी ने सेरेना विलियम्स को हराकर उनका कैलेंडर स्लैम जीतने का सपना तोड़ दिया। There will not be a calendar grand slam at this US Open. वहीं पुरुष एकल के फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में मौजूदा US ओपन विजेता मारिन सिलिक को 6-0, 6-1, 6-2 से शिकस्त दी। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में रोजर फेडरर ने स्टान वावरिंका को 6-4, 6-3, 6-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। मक्का के अल हरम मस्जिद में क्रेन गिरने से हादसा, 2 भारतीयों समेत 107 की मौत, 250 जख्मी। उपराष्ट्रपति ने जताया शोक। कर्नाटक के कुलबर्गी में सिकंदराबाद कुर्ला दुरंतो एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 2 की मौत, 7 घायल। राहत और बचाव का काम जारी। बिहार चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने गृह सचिव को हटाया। सुधीर कुमार राकेश होंगे नए गृह सचिव। 9 IAS और 7 IPS भी बदले गए। विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे अमिताभ बच्चन। साहित्यकार कर रहे थे विरोध, दांतों के ऑपरेशन को बताया कारण। और पेस और हिंगिस ने अमेरिकी ओपन का मिश्रित युगल का खिताब जीता। सेरेना विलियम्स कैलेंडर स्लैम का सपना टूटा। सानिया हिंगिस का मुकाबला कल।